स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 ये जो है ये आपको इक्विटेबल रेमेडी देता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो एक लॉर्ड था, लॉर्ड चांसलर, जिसका नाम था लॉर्ड कार्लिंडर। लॉर्ड कार्लिंडर जिसका नाम था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था लॉ ऑफ इक्विटी, इक्विटेबल रेमेडी उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अभी हमारे पास जिस शक्ल में है तो ये हमें इक्विटेबल रेमेडी देता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब कमेंस और इन्फोर्स हुआ, इसकी कमेंसमेंट डेट अलग है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट अलग है। इसकी कमेंसमेंट डेट कौन सी है? 7 फेब 1877। ये एक्ट नंबर 1 है। क्या एक्ट नंबर 1 है। इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो कौन सी है? इसकी इन्फोर्समेंट डेट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट है 1 मई। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना। इसके कितने पार्ट्स हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके तकरीबन 3 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो क्या बात करता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ चीजें आपको बतानी है कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग रिलीफ्स। 9 किस्म के रिलीफ्स देता है ये एक्ट हमें। कितने किस्म के? 9 किस्म के रिलीफ देता है। तो सबसे पहला रिलीफ ये है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 8 से लेकर 11 तक इस रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है और मूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो। तो सेक्शन 8, अगर आप मालिक हो तो सेक्शन 8 के तहत आप सीपीसी के मैनर के तहत आप रिलीफ लोगे। अगर आप मालिक नहीं हो, आप किराएदार हो, तो सेक्शन 9 में आप जाओगे। कि क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जनरल रूल है, डू नॉट टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स। कानून को अपने हाथों में नहीं लेना। आपको जो भी काम करना है सेक्शन 9 में बताया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काम करना है। क्या? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक काम करना है। तो आपके पास रेमेडी है। अगर आपको सेक्शन 8 में जाना है तो उसका लिमिटेशन टाइम आपके पास है 12 साल। जब से आपको डिस्पोजेस किया गया है तो 12 साल का टाइम है। अगर आपको सेक्शन 9 में जाना है, अगर आप ओनर नहीं हो, ओनर के खिलाफ जाना है, आपको रिलीफ लेना है, जिस घर से ओनर ने आपको डिस्पोजेस किया है उसमें वापस रिकवरी करनी है, उस घर को रिकवर करना है, तो सेक्शन 9 के तहत आपके पास लिमिटेशन टाइम है 6 महीने। टाइम कमेंस कहां से होगा? जब से आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है। क्लियर? सेक्शन 9 का लिमिटेशन टाइम 6 महीने। क्लियर? तो सबसे पहले ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिलीफ है, अभी नंबर 1 ही चल रहा है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी का रिलीफ, वही बात आ जाती है। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 10 में। 10 के तहत अगर आप ट्रस्टी हो, कौन? मुतवल्ली। अगर आप ट्रस्टी हो या अगर आपका कोई प्रॉपर्टी में टेम्पररी राइट है। अब टेम्पररी राइट कौन से होते हैं वो आगे चल के बताऊंगा। टेम्पररी और प्रॉपर्टी में आपका स्पेशल राइट है। स्पेशल राइट, टेम्पररी राइट, ट्रस्टी हो आप। तो इन तीनों सूरतों में सेक्शन 10 के तहत किस प्रॉपर्टी के ट्रस्टी हो? मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रस्टी हो। किस प्रॉपर्टी के? तो इस सूरत में आप जाओगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में और वहां से आप रिकवर करोगे अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 10 के तहत। अगर आप सेक्शन 11 में जाना चाहते हो तो सेक्शन 11 में 2 चीजें बताई गई हैं, इमीडिएट पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन। तो सेक्शन 11 जो है वो ट्रू ओनर के खिलाफ, जो असल मालिक है उसके खिलाफ आप सेक्शन 11 में नहीं जा सकते, बल्कि असल मालिक आपके खिलाफ जाएगा अगर आपके पास उसकी कोई अमानत है। कौन सी अमानत? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए ये प्रॉपर्टी आप मुझे दे, तो सेक्शन 11 में आप जाएंगे। किस सेक्शन में? 11 में जाएंगे। तो सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 11 तक विच स्पीक्स अबाउट रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी बोथ। ये नंबर 1 रिलीफ आपका क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 सबसे लेंथीएस्ट पॉइंट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया इसी वजह से गया है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परफॉर्मेंस नहीं दी जाती थी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सेक्शन 70 ब्रीच होने पर सेक्शन 73 के तहत आपको कंपनसेशन दी जाती थी। पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने आपको घर बेचा,
ठीक है। अब घर बेचा तो पोजीशन अभी नहीं दी, मैंने आपको पोजीशन नहीं दी, मैंने आपको घर बेच दिया। अब इस सूरत में आप कौन हुए? अब न्यू ओनर हुए प्रॉपर्टी के। अब पोजीशन मुझे देनी है ना। अब उस प्रॉपर्टी की आगे चल के डिमांड, वैल्यू, उस प्रॉपर्टी में से तेल निकल आ गया, ठीक है, या मिनरल रिसोर्सेज निकल के आ गए, तो वो रिसोर्सेज किसके होंगे? वो आपके होंगे। क्यों? क्योंकि आप घर खरीद चुके हो। मैं कहता हूं भाई घर नहीं दे रहा, पैसे अपने वापस लो। अब इस सूरत में इसमें जो रिलीफ एक्ट कहता है नहीं, ये बायर का राइट है, बायर खरीद चुका है प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं होता तो फिर आप क्या करते? आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं आपको पोजीशन नहीं देता, आपको मैं कंपनसेशन दे देता, भाई घर तो मैं नहीं बेच रहा, वापस दे दो, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इस वजह से बनाया गया है। उसके अलावा ट्रस्टी, पहले लॉ ऑफ इक्विटी से पहले क्या होता था? ट्रस्ट मतलब जिसका कब्जा, जिसकी फिजिकल पोजीशन उसी की प्रॉपर्टी, ये होता था। अब ऐसा नहीं है, ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ लॉ ऑफ इक्विटी के आने के बाद, ठीक है। तो दूसरा रिलीफ जो मिलता है आपको, परफॉर्मेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की, सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 30 तक, विच स्पीक्स अबाउट, दीज सेक्शंस आर स्पीक्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स में बी परफॉर्म्ड और व्हाट में बी नॉट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होंगे और कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होंगे। वेरी गुड। उसके बाद है नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपका ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें गलती हो गई हो, क्या हो गई हो? म्यूचुअल मिस्टेक हो, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पार्टीज का इंटेंशन कोई और था और डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा होता है, डबल मीनिंग हो जाती है, तो उसको रेक्टिफाई करना हो या डॉक्यूमेंट में, तो उसको आप दुरुस्त करवा सकते हो। गलती को दुरुस्त करवाने के लिए आप जाओगे, इंस्ट्रूमेंट को क्या करोगे? रेक्टिफाई करवाओगे। सेक्शन 31 से लेकर 34 तक ये रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे आज ही सारा इंशाल्लाह। उसके बाद रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? खत्म करवा सकते हैं, सेट असाइड करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप खत्म करवाओ या आप उसको लेकर चलो। लेकर चलोगे तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप जाओगे ही नहीं। क्लियर? उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब गौर से सुनिएगा, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें जो प्रेजेंट में तो आपके लिए खतरा नहीं है, फ्यूचर में उसमें ऐसी कोई चीज लिखी हुई है आपको खतरा हो सकता है, क्या? तो फिर उस डॉक्यूमेंट को आप कैंसिल करवाओगे। क्या करवाओगे? ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेटरी डिक्रीज। जब भी आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ हो, जब भी आपको कोई राइट चाहिए और आपके पास कोई और रिलीफ नहीं है, तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हो अंडर सेक्शन 42, या जब भी आपके स्टेटस का मसला है तो फिर भी सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं आप अंडर सेक्शन 42। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर नंबर 7। कोर्ट कोई, सेक्शन 44 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, कोर्ट कोई ऐसा बंदा अपॉइंट करती है जो आपको प्रॉपर्टी दिलवा के देता है, जिसको हम कहते हैं रिसीवर। रिसीवर का सारा प्रोसीजर सीपीसी में डिफाइन किया गया है। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं आगे, पॉइंट नंबर 8, एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। ये इट इज ओमिटेड बाय लॉ, ये ओमिटेड है, मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन काउंट में आएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो रिलीफ देती है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है रिलीफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक में एक ही रिलीफ मेंशन है, कंपनसेशन। लास्ट रिलीफ क्या है? प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब यह है कि पार्टी को रोका जाएगा, डिफेंडेंट को रोका जाएगा, बाज आ जाओ इस चीज से, उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि कौन सा ऑर्डर? हुक्म इम्तनाई का ऑर्डर। 3 किस्म के हुक्म इम्तनाई ऑर्डर होते हैं, टेम्पररी, परपेचुअल, जिसको हम परमानेंट कहते हैं, तीसरा है मैंडेटरी। ये सारे हम पढ़ेंगे आगे चल के। क्लियर? अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ जनरल रूल्स हैं। क्या है ये? व्हाट काइंड ऑफ लॉ स्पेसिफिक रिलीफ इज? स्पेसिफिक रिलीफ इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉ। ये मखसूस रिलीफ देता है, सारे रिलीफ नहीं देता। अगर लेट सपोज आपकी मंगनी होती है, मंगनी टूट जाती है, तो आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं? नहीं, मंगनी को आप कैरी ऑन करो,
नहीं ना, ऐसे इस किस्म के आपको रिलीफ नहीं मिलेंगे। उसके बाद इसके कितने सेक्शन से 57, ठीक है। 7 फेब को ये क्या हुआ, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, रिलीफ कब ग्राउंड होता है? रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मेयर पर्पज विच आर नॉट इनफोर्स, वो मुआहिदात जो कानून के तहत इनफोर्सेबल बाय लॉ है, कानून इजाजत देता है ये मुआहिदात कर सकते हैं, उन्हीं मुआहिदात में आपको रिलीफ मिलेगा। वो मुआहिदात जिसमें कानून मना कर रहा है कि ये मुआहिदात आपको नहीं करने, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं आ सकते। आ सकते हैं? नहीं आ सकते। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक कैन बी सट अपॉन, कौन सी मुआहिदात स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सट हो सकते हैं, सट आउट, मसला हल हो सकता है। तो 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट, चाहे ओरली भी चल जाएगा और रिटन भी चल जाएगा। क्या? ओरली भी चल जाएगा, रिटन भी चल जाएगा। उसके बाद पार्ट 1 में आते हैं, सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 कहता है इट इज अ जनरल लॉ, इसका टाइटल क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, ठीक है। इट अप्लाइज थ्रू आउट पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हर एक फर्द जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके लिए ये कानून बनाया गया है। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में आते हैं हम। 3 में ये बात की गई है, डेफिनेशन दी गई है ऑब्लिगेशन की। व्हाट डज ऑब्लिगेशन मीन? क्या ऑब्लिगेशन क्या है? एवरी ड्यूटी विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। मैंने आपके साथ मुआहिदा किया, आपने मेरे साथ मुआहिदा किया, कुछ जिम्मेदारियां मुझ पे हैं, कुछ जिम्मेदारियां आप पर हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। जब ऑब्लिगेशन आप ब्रीच करते हो तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पार्टी कंपेल करती है कि भाई ऑब्लिगेशन ब्रीच की है, अब चलो अब इसको परफॉर्मेंस दो। क्या दो? परफॉर्मेंस दो। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्रस्टी की डेफिनेशन में। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट को समझिएगा। वैसे तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ट्रस्ट की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं थी उनको, ठीक है। ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है वो ट्रस्ट एक्ट में लिखी हुई है, फिर यहां पे देने का क्या फायदा, ठीक है। लेकिन फिर भी दी है तो पढ़ते हैं। ट्रस्ट इंक्लूड्स एवरी स्पेसीज ऑफ एक्सप्रेस, इंप्लाइड और कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ट्रस्ट 3 किस्म के होते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रस्ट होता है, एक इंप्लाइड ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट होता है कंस्ट्रक्टिव। एक्सप्रेस ट्रस्ट का मतलब यह है ओरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट या रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। और इंप्लाइड मतलब बाय इंडिकेशन। और कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, यह चीज आपको समझानी है मुझे एग्जांपल के जरिए कि कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, व्हाट डज द मीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का मतलब है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ट्रस्ट का मतलब है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो एक्सप्रेसली हो, इंप्लाइडली हो या कंस्ट्रक्टिव हो, ठीक है। जो आपको ओनरशिप दे। कौन सी ओनरशिप दे? ट्रस्टीशिप ओनरशिप दे। क्या? ट्रस्टीशिप ओनरशिप दे। उसके बाद आते हैं ट्रस्टी। हु इज ट्रस्टी? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट करता है, ठीक है, उसको हम ट्रस्टी कहते हैं। जिसका करेक्टर कैसा हो? जिसका करेक्टर हो फिड्यूशियरी रिलेशन, अमानती ताल्लुक, ठीक है। जिसको कानून के मुताबिक मना किया गया हो कि आपको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करना वरना आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी। लायबिलिटी मतलब रेमेडी ऑफ द रोंग। क्या? यस। उसके बाद इलस्ट्रेशन ट्रस्ट की कुछ मिसालें यहां पे मैं दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ता हूं। कह रहा है कि जेड बिक्वेट लैंड टू ए that he will pay thereout in any annuity of 1000 to B for his life. A accept the bequest. A is a trustee within the meaning of this act for B to the extent of annuity. Annuity का मतलब होता है सालाना कुछ देना, पैसे देना, सालाना मुआवजा देना, कंसिडरेशन देना। आपने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी संभालो, सालाना तुम्हें पैसे दूंगा। अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ट्रस्ट। अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं संभालता या आप मुझे पैसे देना बंद कर देते हैं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट का ब्रीच नहीं होगा? ये इसको ब्रीच बोलेंगे हम। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, ए बाय सर्टेन लैंड विथ नोटिस दैट बी हैज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय इट। ए इज अ ट्रस्टी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट फॉर बी ऑफ द लैंड टू बाउट। सो बाउट ए क्या करता है? एक जमीन को, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, काइंडली बैठ जाए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलें। इसमें कह रहा है ए बाय सर्टेन लैंड, ए खरीदता है सर्टेन लैंड विथ नोटिस,
इस मालूमात के साथ दैट बी हैज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय इट, ए इज अ ट्रस्टी विद इन द मीनिंग ऑफ। अब ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को हम कह सकते हैं कि ये ट्रस्ट जो है कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट है। कैसे? मिसाल तौर, मैं, व्हाट्स योर नेम? आकाश। मैं आकाश से एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं, जबकि मुझे पता है आकाश वो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है खादिम के साथ बेचने के लिए, फिर भी मैं खरीद रहा हूं इससे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें पता है मुझे कि प्रॉपर्टी जो है वो खादिम खरीद चुका है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूं, तो जिम्मेदारी किस पर आती है? मुझ पर आती है। कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट वो ट्रस्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप पर जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे मैं बताता हूं आपको, मेरा घर है, मेरे पड़ोस में अली रजा का घर है, सैयद अली रजा का घर है। अब मेरा जो घर है और पड़ोस में सैयद अली रजा का जो घर है, मैं एक पेंटर बुलाता हूं पेंटिंग के लिए। वो पेंटर क्या करता है? वो जाता है अली रजा के घर में पेंटिंग करके आ जाता है। बुलाया किसने? मैंने बुलाया। अली रजा के घर पेंटिंग कर रहा है, मुझे पता है उस घर में चला गया गलती से, बाय मिस्टेक, लेकिन मैं उसे कहता हूं कि चलो ठीक है यार पेंटिंग कर ले, कोई मसला नहीं है। किस पर लायबिलिटी आती है? मुझ पर लायबिलिटी आएगी कि पैसे किसको देने हैं? मुझे देने हैं। उसको कंपनसेट और उसको कंसिडरेशन किसको देनी है? कंसिडरेशन उसको मुझे ही देनी है। क्लियर हुआ? तो इस ट्रस्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद एक और डिफाइन किया गया है टर्म सेटलमेंट। क्या कहते हैं इसको? सेटलमेंट। व्हाट डज सेटलमेंट मीन? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जब मैं आपको कल नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होंगी उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा। सेटलमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें मुआहिदा किया गया हो। क्लियर? या वो डॉक्यूमेंट वसीयत के अलावा ऐसी कोई दस्तावेज, भले उसमें मुआहिदा ना हो, ऐसी कोई दस्तावेज जिस दस्तावेज में आपका सक्सेसिव इंटरेस्ट बने। क्या बने? एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा है सेक्शन 13। मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं कि एक बच्चे को मैं, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अपनी मां की वोम में उसको प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट करता हूं। अब इस सूरत में बच्चा दुनिया में है, बच्चे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बच्चा दुनिया में ही नहीं है। और एक्सपेक्टेशन क्या है कि बच्चा दुनिया में आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या? तो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता हूं। प्रायर इंटरेस्ट में मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अली रजा के साथ, और मैंने कह दिया कि अली रजा, अब बच्चा जब बोर्न होगा तब तक आप जो हो, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, और बच्चा जब 18 साल का होगा तब भी प्रॉपर्टी आपके हवाले है। तो इसको हम कहते हैं लाइफ इंटरेस्ट। उसके बाद बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चे के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट चला गया। क्या? तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? ये इसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद इस चीज को हम कहते हैं सेटलमेंट। क्या कहते हैं? इस चीज को सेटलमेंट कहते हैं। अब सक्सेसिव इंटरेस्ट किसके पास जा रहा है? बच्चे के पास। किसके पास? किसके जरिए? कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। आई बात समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किसी भी पर्सन के पास सक्सेसिव इंटरेस्ट जाए, सिवाय वसीयत और कोडिसाइल के अलावा। अब ये क्या होता है? सक्सेशन एक्ट 1925 में मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 4A की बात करता है। 3 किस्म की सेविंग दी हुई है। पहला ये कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो उसका रिलीफ आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। और उसके अलावा आप लोगों में से किसी, जो भी पाकिस्तानी है जिन पर एप्लीकेबल है, जो सिटीजन है और पीपल है, सब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा और जो अदर लॉज हैं उनमें भी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 में परफॉर्मेंस नहीं, कंपनसेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में फिर आप स्पेसिफिक में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये भी कौन कह रहा है? सेविंग। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट की अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं करेगा, उनको असरअंदाज नहीं होगा। लास्ट टाइम बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने दी थी। ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं
अच्छा, इससे पहले कुछ आपको ये भी मैं बता दूं, कितने मोड्स क्या होते हैं रिलीफ देने के, मतलब कोर्ट को आप सूट फाइल करते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, कितने किस्म के मोड होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोड, 5 मोड्स, ठीक है। वो सेक्शन में डिफाइन किए गए 5 किस्म के मोड्स। वो कौन कौन से मोड्स हैं, चलें आए पढ़ते हैं उसको। पहला जो मोड है उसमें ये कहा गया है कि पहला मोड जो है सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ज्यादातर अप्लाई किया जाता है। जब आपके हक में डिक्री आएगी तो कोर्ट क्या करेगी, पहले मोड में आपको आप डिफेंडेंट से और जजमेंट डेप्टर जो केस हार रहा है उससे प्रॉपर्टी लेकर आपको देगी। पहला तरीका ये होता है रिलीफ देने का। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका किसी पार्टी के साथ मुआहिदा हुआ है और उस पार्टी ने मुआहिदा ब्रीच किया है, उसकी ऑब्लिगेशन थी ब्रीच करने की, नहीं थी, फिर भी उसने ब्रीच किया, तो कोर्ट कहेगी यू हैव नॉट ऑब्लिगेशन टू ब्रीच, यू हैव ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट उसको कंपेल करेगी, मजबूर करेगी कि आप परफॉर्मेंस दें। तीसरा तरीका ऑर्डर करेगी, मतलब ऑर्डर करेगी तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, तुम परफॉर्मेंस दो। और उसके अलावा तीसरा जो मोड है वो ये है कि प्रिवेंटिव इंजंक्शन, टेम्पररी मैंडेटरी इंजेक्शन देगी कि ये काम नहीं करो, बाज आ जाओ, यू हैव नॉट ऑब्लिगेशन टू डू दिस, ठीक है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ये करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा चौथा तरीका ये होता है कि जब भी सेक्शन 42 के तहत आप सूट डिक्लेयर करते हैं तो आपका राइट होना चाहिए। तो जब भी आपका कोई राइट है, आपके पास कोई और अदर फर्दर रिलीफ नहीं है आपके पास, तो सेक्शन 42 में जाके आप अपना राइट डिक्लेयर करवा सकते हैं, ये भी एक रेमेडी है। उसके अलावा लास्टली है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर मैंने आपको बताया है कि कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करती है जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद करता है, जिसको हम कहते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं? वेरी गुड। उसके बाद सेक्शन 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें यह बात की गई है कि रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू इन्फोर्स पिनल लॉ। याद रखिएगा, रिलीफ इज ग्रांटेड टू इन्फोर्स सिविल लॉ। जो सिविल नेचर के लॉज हैं उनमें आपको रिलीफ मिलता है, वो भी जो लिक्विडेटेड लिमिटेड लॉज हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक हो गया टॉर्ट के अलावा। पिनल लॉ में आपको रिलीफ नहीं मिलता। पिनल लॉ मतलब एक बंदे को फांसी नहीं हो रही, आप स्टेटिस्टिक में आ जाएं कि भाई फांसी दो, फांसी क्यों नहीं दे रहे, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो कानून जिसमें पेनल्टी हो, जिसमें आपको किसी मुजरिम को कन्फाइन किया जाए, तो उसके लिए परफॉर्मेंस आप नहीं ले सकते स्पेशल रिलीफ एक्ट में। बहरहाल ये सेक्शन 7 था। उसके बाद दूसरा सेकंड पार्ट, मैंने कहा था स्पेशल रिलीफ एक्ट के 3 पार्ट से, तो फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं। सेकंड पार्ट स्पीक्स अबाउट सबसे लेंदी है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। क्या? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो चलें इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। इस पार्ट में सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 में बता चुका हूं, ठीक है। शुरू में जब क्लास शुरू हुई थी उसी वक्त में बता चुका था। अब जो लेट आया है वो देख ले, या रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर वो सुन ले, ठीक है। बहरहाल सेक्शन 8 में मैं एक दोबारा रिपीट करूंगा कि सेक्शन 8 में अगर आपको सूट फाइल करना है, सेक्शन 8 में सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ यू आर अ ओनर यू आर इंटाइटल, तो फिर सीपीसी के मैनर के तहत करेंगे। आपका लिमिटेशन टाइम है 12 साल। कितना? ठीक है। When a person disposes from immovable property without his consent, he can file suit under section। अगर आप किसी प्रॉपर्टी से महरूम किया गया है आपकी मर्जी के बगैर, आपकी मर्जी है तो खैर है, आपकी मर्जी के बगैर किया गया है तो फिर आप सूट फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 9। 6 महीने का इसमें लिमिटेशन टाइम है। हाँ, अब इसमें 2-3 कंडीशन है। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता, किसी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप नहीं कर सकते। इसमें 2-3 चीजें दी गई हैं। और उसके अलावा सेक्शन 9 की वजह से ओनर को डिप्राइव नहीं किया जाएगा कि सेक्शन 8 में वो ना जाए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10 किसके लिए है? ट्रस्टी और वो शख्स जिसका स्पेशल और टेम्पररी राइट है। और सेक्शन 10 में लिमिटेशन टाइम कितना है? 3 साल लिमिटेशन टाइम है सेक्शन 10 में। उसके बाद सेक्शन 11, इट इज कॉम्पिटेंट अगेंस्ट एनी पर्सन एक्सेप्ट ट्रू ओनर हु इज इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट और इमीडिएट पोजीशन सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 के 3 एसेंशियल एलिमेंट है, तब जाके आप सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 11 में। कौन से 3 एसेंशियल एलिमेंट है? सबसे पहले पोजीशन का आपकी होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब ये है कि यहां, अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो पोजीशन है
उसकी डेफिनेशन क्या है इन्होंने दी नहीं हुई, लेकिन मैं बताता हूं। पोजेशन का मतलब है एक्चुअल फिजिकल पोजेशन, ठीक है। एक्चुअल फिजिकल पोजेशन, ये जो की है ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, तो ये मेरी एक्चुअल फिजिकल पोजेशन है। अब ये की है किसकी? ओनर कौन है इसका? मैं, लेकिन इनके पास है तो एक्चुअल फिजिकल पोजेशन इनकी है। तो सबसे पहले अगर आप सेक्शन 11 में जा रहे हैं तो ये जो की होनी चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए, ये मेरे पास नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आकाश के पास। किसके पास होनी चाहिए? आकाश के पास होनी चाहिए। तब जाके मैं क्लेम करूंगा कि मेरी जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी ओनरशिप है, पोजीशन तुम्हारे पास है, तुम मुझे दो, ठीक है। फिर कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर करेगी कि मीडिएट पोजीशन में से इमीडिएट पोजीशन दी जाए, जिसकी डायरेक्ट पोजीशन है, डायरेक्ट ओनरशिप है, उसको उसकी प्रॉपर्टी दी जाए। उसके बाद है इसका सेक्शन 11 में नंबर 2 मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, सेक्शन 10 और 11 बोथ। तीसरा, डिफेंडेंट इज नॉट अ ओनर। अगर डिफेंडेंट ओनर है तो सेक्शन 11 में हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर डिफेंडेंट ओनर है तो हम क्यों जाएंगे? क्योंकि सेक्शन 11 में जाएगा कौन? ओनर ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद असल कहानियां यहां से शुरू होती है सेक्शन 12 से। 12 पे आते हैं, लेकिन 12 से पहले कुछ और सेक्शन जो आगे चल के आ रहे हैं, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, सीक्वेंस वाइज आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन से मैटर में आप पार्टी को मजबूर कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। वो कौन से मैटर हैं जिसमें पार्टी को आप मजबूर कर सकते हो, किस लिए? गुड। अब आते हैं हम सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 में यही बात की गई है, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल। वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल होगा। लेकिन इससे पहले मैं सेक्शन 22 डिस्कस करूंगा 12 से पहले। क्यों? क्योंकि 22 में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात की गई है कि डिस्क्रिशनरी रिलीफ। पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जज के ऊपर डिस्क्रिशन है, जज के ये स्वाबदीदी इख्तियार आते हैं कि जज आपको रिलीफ दे या जज आपको रिलीफ ना दे, ये जज की मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। जज आपको रिलीफ देता है वो भी जज की मर्जी, जज आपको रिलीफ नहीं देता वो भी जज की मर्जी। पर जो भी डिक्री होगी, जो भी ऑर्डर होगा, उसमें जज रीजन लिखेगा। क्या लिखेगा? जज लिखेगा रीजन, कि इस वजह से। ऐसे नहीं डिस्क्रिशनरी, ऐसे नहीं जज बोले मैं जो हूं जिले लाई हूं और मैं फैसला करता हूं, जो मैं कहूंगा वो हो जाए, ये वाला डिस्क्रिशन नहीं है। डिस्क्रिशन का मतलब है कि रीजनेबल डिस्क्रिशन। क्या देखेगा जज? मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जज देखेगा कि फायदा बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा प्लेंटिफ को, या बहुत ज्यादा डिफेंडेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा, तो जज ये चीजें देखता है। दोनों स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब ही ये है इक्विटेबल रेमेडी, दोनों को बराबर में लाया जाए, मतलब दोनों को नुकसान ना हो, दोनों का काम चल जाए। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें देखी जाएंगी। तो आते हैं सेक्शन 22, तो मैंने बता दिया इसमें डिस्क्रिशन है कोर्ट का डिक्री देने में। अब आते हैं सेक्शन 12 से हम शुरू करते हैं, जिसमें यह बात की गई है कि केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल। वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल होगी? 4 सूरतें हैं। सेक्शन 12 में 4 सूरतें बताई गई हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सूरतें हैं 2 बताई गई हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। पहली सूरत यह है, व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। मेरे लिहाज से ये जो इन्होंने सब सेक्शन ए दिया है, इसको अलग होना चाहिए था। मतलब इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का है, इसको इट शुड बी अमेंड, इसको अमेंड करना चाहिए। तो ट्रस्ट का आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होली फुलफिल करने के लिए या पार्टली आधा फुलफिल करने के लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन, इसकी एक मिसाल पढ़ेंगे। ए इज अ पर्सन हुज फादर हैज डाइड। ठीक है, एक बंदा है, उसके फादर की डेथ हो गई है। थिंग्स टू मेक अ, अच्छा चलें अब सुने। लेट सपोज एक बंदा है, उसके वालिद की हो गई है डेथ। अब वो वालिद उसका छोड़ के गया है बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी। वो बंदा क्या कह रहा है? अपने वालिद के नाम पर एक प्रॉपर्टी दे रहा है ट्रस्ट में। अब उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे रहा है और वहां पे बनवाता है कॉलेज। क्या बनवाता है? और उस कॉलेज का प्रिंसिपल किसको बनाता है? ट्रस्टी को। और उस कॉलेज के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवा देता है। किस लिए? कि जो भी स्टूडेंट पोजीशन आएंगे उनको लैपटॉप मिलेगा।
ठीक है, और स्टिपेंड्स मिलेंगे क्योंकि ट्रस्ट वाला कॉलेज है। अब वो कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? ट्रस्टी। वो क्या करता है, जो भी 1 करोड़ रुपए वो खर्च कर लेता है, पर्सनल इन्वेस्ट करता है वो, तो क्या उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया? तो फिर हम जाएंगे इस सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेंगे कि भाई जो 1 करोड़ रुपए हैं वो आप स्टूडेंट्स को दो, आपके लिए नहीं डिपॉजिट करवाए थे हमने, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है सेक्शन 12 के क्लॉज ए की। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं, अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने कहा था ना, इसके 4 मोड्स हैं, जिसमें दूसरा बी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। इसमें यह है कि व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज caused by its non performance of the act to be done। कोर्ट के पास में फैसला गया, मसला गया, कोर्ट परेशान हो गई। कोर्ट ने कहा यार अब अंदाजा नहीं लग रहा कि नुकसान कितना हुआ है, कोर्ट के लिए यार अंदाजा नहीं लग रहा नुकसान कितना हुआ है। फिर कोर्ट इस सूरत में क्या करेगी, जहां पे अंदाजा नहीं लग रहा तो वहां पे कोर्ट कहेगी कि हम प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को कहेगी कि हम इसको कंपनसेशन कैसे दे, कंपनसेशन तो अंदाजा नहीं लग रहा। फिर अब तुम परफॉर्मेंस दो भाई, परफॉर्मेंस तो दे सकते हो तुम, कोई तुम्हें हार्डशिप नहीं आ रही, ठीक है। अब वो कौन से में मैटर है जिसमें कोर्ट अंदर अंदाजा नहीं लगा पाती, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल है पेब्लो पिकासो की पेंटिंग की एग्जांपल लेते हैं। अब पेब्लो, हु इज पेब्लो पिकासो? पेब्लो पिकासो वाज अ ग्रेट पेंटर। उसकी पेंटिंग अभी है, पेब्लो पिकासो नहीं है, उसकी पेंटिंग का अंदाजा कोर्ट कैसे लगाएगी, कितने की है, क्या है? क्योंकि अनवैल्यूएबल है, कोई मतलब उसकी इतनी वैल्यू है कि उसको असरटेन नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी कि भाई ये पेंटिंग आपको देनी पड़ेगी अगली पार्टी को। लेट सपोज मैंने आपसे पेब्लो पिकासो की पेंटिंग खरीदी, उसके बाद इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनसेशन असरटेन नहीं की जा सकती, कंपनसेशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पेब्लो पिकासो अब नहीं आ सकता और आपके लिए दूसरी पेंटिंग नहीं बना सकता। आ रही बात समझ में? तो इस किस्म की परफॉर्मेंस जो है उसके लिए हमें परफॉर्मेंस चाहिए, ना कि कंपनसेशन चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की एग्जांपल देता हूं। डांसिंग गर्ल जो है वो अभी इंडिया में है, पाकिस्तान प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जरिए क्लेम कर सकता है डांसिंग गर्ल। तो इंडिया कहता है कि हम कंपनसेशन देंगे, पाकिस्तान कहेगा नहीं भाई, यहां से उठा के लेके गए थे, हमें डांसिंग गर्ल चाहिए, यू हैव टू परफॉर्म। आपने मुआहदा किया था, हम वापस दे देंगे आपको, लेकर वापस दे देंगे, आपने वापस नहीं दिया। आ रही बात समझ में? मुआहदा नहीं भी किया था तो हम क्लेम कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि डांसिंग गर्ल हिस्सा है मोइंजोदड़ो का, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जहां पे कोर्ट असरटेन ना कर सके कि अमाउंट कितना है, कंपनसेशन कितनी देनी चाहिए, तो वहां पे कोर्ट कहती है डिफेंडेंट को कि परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट। सी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इज सच दैट पिक्यूनरी कंपनसेशन फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। जहां पे कोर्ट ये अंदाजा लगाए कि यार प्लेंटिफ का इतना नुकसान हुआ है कि उसको पिक्यूनरी कंपनसेशन, उसके लिए मुनासिब रिलीफ है ही नहीं। पिक्यूनरी माने पैसे, पैसे मुनासिब ही रिलीफ नहीं है, आपको डिफेंडेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में अब यहां पे एक और एग्जांपल, थोड़ी सी एग्जांपल है, सुनिएगा काइंडली और थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। वो ये है कि तस्वीर, आपकी वाइफ, आपकी मतलब आपकी नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बंदा है, उसकी वाइफ वो तस्वीर खिंचवाने जाती है और फोटोग्राफर कहता है कि मैं तस्वीर नहीं दूंगा, तस्वीर अपने पास रखूंगा और आप कंपनसेशन ले लें। तो इस सूरत में आपको तस्वीर चाहिए या कंपनसेशन चाहिए? तस्वीर चाहिए ना, एक एग्जांपल है। तो यहां पे क्या एडिक्वेट रिलीफ है? कंपनसेशन आपके लिए, आपको चाहिए तस्वीर चाहिए। इसी तरह पेंटिंग की एग्जांपल ले लो, आपकी वाइफ की, आपकी किसी ने पेंटिंग बनाई, तो आपको पेंटिंग चाहिए या आपको कंपनसेशन चाहिए? पेंटर कहता है यार तस्वीर बहुत अच्छी बन गई है, मैं अपने पास रखता हूं, नहीं दूंगा। तो इस सूरत में क्या चाहिए आपको? तस्वीर चाहिए या कंपनसेशन चाहिए? तो यहां पे कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी भाई परफॉर्मेंस दो, तस्वीर दो। क्लियर? आई बात समझ में? उसके बाद ये क्लियर हुआ, ठीक है।
सेंटीमेंट्स जहाँ पे हर्ट हो वहाँ पे मीन्स जहां पे कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट रिलीफ ना हो, ठीक है। उसके बाद ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल को देखें, लेकिन एग्जाम्पल के साथ आप जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं उसको भी देखें। कॉन्ट्रैक्ट टू विच, अच्छा इसमें मैंने सी तक बताया, डी व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट पिक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गोट, पिक्यूनरी कंपनसेशन हासिल ही नहीं की जा सकती, परफॉर्मेंस हासिल की जा सकती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हासिल ही नहीं की जा सकती पिक्यूनरी कंपनसेशन, you have to perform the contract, you are compelled by the court or any person to perform the contract। तो इसमें क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है, अच्छा अब इसमें प्रेजेंट की एग्जांपल लेते हैं, वही प्रेजेंट की हम एग्जांपल लेते हैं। ए ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रॉपर्टी में से मिनरल्स होते हैं, प्रॉपर्टी में मैंने बेच दी प्रॉपर्टी आपको, पोजीशन अभी तक मेरे पास है, तो इस सूरत में आप पोजीशन तो मेरे पास है ना, मिनरल निकल के आ गए पर राइट आपका होगा, तो आप ये नहीं बोलोगे कि कंपनसेशन मिले, आप कहोगे मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। इस सूरत में मुझे क्या होगा, मुझे मैंने तो वैसे भी बेच दी ना, अब नसीब किसका, अगले बायर का। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़िएगा, ये पूरा सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई तो। कह रहा है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडिक्वेटली रिलीव बाय कंपनसेशन इन मनी एंड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी दस रिलीफ। इसमें ये बात की गई है, कोर्ट ये देख रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की परफॉर्मेंस देनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको घर दूंगा, कोर्ट ये समझती है कि घर देना ज्यादा बेहतर है ना कि कंपनसेशन देने से। अगर कोर्ट का डिस्क्रिशन है, अगर कोर्ट ऐसा समझती है तो 12 के तहत आपकी फेवर में परफॉर्मेंस लेगी डिफेंडेंट से। क्लियर, क्या लेगी, परफॉर्मेंस लेगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच सब्जेक्ट हैज पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट। अब ये सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 कहता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, गुलाम अली बुक में ना देखें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि फिर मेरा लेक्चर नहीं सुन पाएंगे। देखें, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से करते हैं, सब्जेक्ट की वजह से करते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से किया है, हमारा फायदा हो, प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट क्या है, सब्जेक्ट है। या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें भी किसका इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी में, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, वेस्ट हो जाए हमारा इंटरेस्ट, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी, हमारे लिए एक सब्जेक्ट होगी। लेकिन ऐसा कोई मुआहिदा, एक मुआहिदा है, दो नहीं है, मुआहिदा एक ही है। मैं आप लोगों के साथ मुआहिदा कर रहा हूं एक ही, लेकिन जिस मुआहिदे का सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट में क्या हो गया हो, इम्पॉसिबल टू फुलफिल हो गया हो, वाइड हो गया हो कॉन्ट्रैक्ट। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा है जो वाइड नहीं है, जो वैलिड है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा है। अब वो कौन सा हिस्सा है, उस पर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें A and B agree that A shall sell B a house for 10,000 taka, but that if B uses it as a gambling house, he shall pay 50,000 taka for it। मैं आपको घर देता हूं, गौर से सुनिएगा, मैं आपको घर देता हूं कि वहां पे आप कहते हैं ट्यूशन सेंटर खोलना है, मैं कहता ठीक है 10,000 में। मैं कहता हूं लेकिन अगर मुझे पता चला कि आपने इस घर में गुटके का कारोबार किया या कोई अनलॉफुल कारोबार किया, तो फिर मैं ज्यादा पैसे लूंगा, फिर मैं 10,000 नहीं लूंगा, फिर मैं 50,000 लूंगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक है, लेकिन कौन सा पार्ट वाइड है, दूसरा वाला कि 50,000 लूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर भी गया मुझसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे घर भी गया, मतलब बायर से घर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है, बायर से घर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बात की गई है। दोबारा एग्जांपल देता हूं, हो सकता है समझ में ना आया हो। वो यस जी, अच्छा, वालेकुम सलाम। अब दोबारा एग्जाम्पल को सुने। मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को घर देता हूं इस शर्त पे कि घर पे अगर आप लीगल काम करोगे तो मैं आपको घर बेचूंगा 50,000 में, अगर लीगल काम करोगे तो।
अगर आप इलीगल काम करते हैं तो फिर मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा। तो 1 लाख रुपए वाले में आप इलीगल काम कर रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल काम करने पे, घर बेचने पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी वाइड होगा। लीगल वाली जो बात मैंने की है वो लीगल ही होगी, ना कि वो क्या होगी, इलीगल होगी। आई बात समझ में? इस पे फिर आगे चलते हैं। A and B agree that A shall pay B 1000 taka, for which B afterward delivered to A either rice or smuggled opium. That is a valid contract to deliver rice and a wide agreement as to the opium. मैं आप लोगों को 1000 रुपए दूंगा। क्या दूंगा? बदले में आप लोग मुझे या तो चावल दें या तो चर्स दें। तो चर्स वाला जो हो गया वो हो गया वाइट, लेकिन चावल वाला वाइट थोड़ी होगा, तो वैलिड होगा। तो जो पार्ट परफॉर्म हो सकता है वो तो करो ना। क्लियर हुआ? अब आई थिंक अब क्लियर हो गया आपका। ठीक है, ऐसी एग्जांपल से आपका हो जाता है क्लियर। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 14 है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म इज स्मॉल। ये 3 सेक्शन है, बता देता हूं इसको डिटेल में नहीं। सेक्शन 14 कहता है अगर कोई स्मॉल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, उस कॉन्ट्रैक्ट का लार्ज पार्ट बंदा परफॉर्म कर रहा हो लेकिन स्मॉल पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है परफॉर्म। ठीक है, कोई भी पार्टी क्लेम कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सके। सेक्शन 15 में क्या कह रहा है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें स्मॉल पार्ट, लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर जो एग्री पार्टी है, एगोनाइज पार्टी है, उसके पास ऑप्शन है कि वो पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे या वाइड डिक्लेयर करे या कंपनसेशन दे, उसके ऊपर है, जो जिसको हार्डशिप आ रही है, जिसको मुश्किल आ रही है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 16 में ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन जिसका एक हिस्सा सेपरेट हो सकता है दूसरे हिस्से से, क्या हो सकता है? सेपरेट हो सकता है, तो सेपरेट हिस्से को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 16 में कह रहा है पार्ट परफॉर्मेंस जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा परफॉर्म होगा तो पूरा परफॉर्म होगा, वरना पूरा परफॉर्म नहीं होगा। याद रखिएगा, जब भी आप स्पेसिफिक में जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरा परफॉर्म होगा, आधा परफॉर्म नहीं होगा, सिवाय इन 3 सेक्शन के। सिवाय ये प्रेसिडिंग जो मैंने अभी सेक्शन बताए, इनके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो पार्ट परफॉर्म नहीं होंगे, होल परफॉर्म होंगे, वरना फिर कंपनसेशन ले लो। आधा परफॉर्म हो आधा नहीं हो, वो पहले एग्रीमेंट से पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसमें कह रहा है सेक्शन 18 में जो बात की गई है वो लास्ट क्लास में बहुत इन डिटेल मैंने समझाया था कि अगर कोई किसी एक बंदे के पास, एक होता है परफेक्ट टाइटल, क्या? एक होता है इम्परफेक्ट टाइटल। परफेक्ट टाइटल मतलब मेरी मिल्कियत, मेरी ओनरशिप। इम्परफेक्ट टाइटल मतलब मेरी नहीं है लेकिन मेरी हो जाएगी फ्यूचर में। तो जब फ्यूचर में हो जाएगी तब, अगर जब मेरी नहीं थी तब अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो फ्यूचर में मुझे देनी है। यहां पे कानून शहादत में आर्टिकल है 114, स्टॉपल, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल, आई मे नॉट स्टॉप, मैं मना नहीं कर सकता, मुझे देनी पड़ेगी। प्रेजेंट में एक चीज का वादा किया लेकिन मेरे पास वो चीज नहीं है, फ्यूचर में जब आ जाती है मुझे देनी पड़ेगी। क्लियर? उसके बाद 22 तो मैंने बताया है, डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है, तो 3 किस्म के कोर्ट चीजें देखती है जिसमें कोर्ट डिस्क्रिशनरी ऑर्डर देती है। 3 किस्म के ग्राउंड्स में, मसलों में, रीजंस में कोर्ट ऑर्डर देती है, अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करती है। पहला, प्लेंटिफ को अनफेयर एडवांटेज हो रहा हो। अनफेयर मतलब हद से ज्यादा फायदा हो रहा हो प्लेंटिफ को। तो स्पेसिफिक रिलीफ का मकसद क्या है कि दोनों को बराबर का हो, दोनों को हार्डशिप ना हो। भले प्लेंटिफ ने फ्रॉड ना किया हो, फिर भी अगर उसको फायदा अनफेयर हो रहा है तो कोर्ट कहेगी नहीं भाई, परफॉर्मेंस नहीं देगा ये, तुम्हें अनफेयर फायदा हो रहा है। तो यहां पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है। नंबर 2, डिफेंडेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बात तो वही हो गई, डिफेंडेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, फिर भी कोर्ट कहेगी नहीं, डिस्क्रिशन है मेरा, परफॉर्मेंस नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलवाऊंगा। एक तो बंदे को हो रहा ही नुकसान है, ऊपर से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे, तो ये तो फिर
इक्विटी के खिलाफ हो जाएगा, नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हो जाएगी। आ रही बात समझ में? नंबर 3, वेयर द प्लेंटिव हैज डन सब्सटेंशियल एक्ट्स और सफर्ड इन कॉन्सिक्यूटिव, जहां पे प्लेंटिव 3 जो है वो 2 जो शुरू के ग्राउंड्स बताए वो किसकी फेवर में थे? डिफेंडेंट की। ये लास्ट वाला जो ग्राउंड मैंने बताया है ये प्लेंटिव की फेवर में, जहां पे प्लेंटिव बहुत ज्यादा सफर कर चुका हो। क्लियर? क्या? बहुत ज्यादा एग्री हो चुका हो, तो वहां पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि प्लेंटिव की फेवर में डिसीजन दे, उससे अगली पार्टी को बोले भाई परफॉर्मेंस दो। वो भी क्या है? डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। किसका? कोर्ट का। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि किन सूरतों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ली जा सकती है, किन सूरतों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ली जा सकती है। जब मुझे पढ़ाना होगा कि किन सूरतों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ली जा सकती, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 23, हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है पर्सन्स। हु क्या आया? वाट नहीं आया। क्या आया? हु का मतलब है पर्सन। हु में ऑब्टेन, कौन से अशखास हैं, कौन से लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। पहली तो बात है खुद पार्टी परफॉर्मेंस लेगी, बोथ पार्टीज में से कोई भी परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है जिसको कुछ हार्डशिप हो। पहली तो ये तो सब एक कॉमन सेंस की बात है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ा है तो। दूसरे बी में ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। कौन? रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में हेयर आ जाता है। डिसीज पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डिसीज पर्सन की डेथ हो गई, अब अगली पार्टी जिसके साथ डिसीज ने मरूम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको कंपेल कौन करवाएगा? कोर्ट में कौन घसीटेगा, ले जाएगा? प्लेंटिव। कौन? रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। हेयर हो गया आपका, एग्जीक्यूटर हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। आई बात समझ में? नंबर 2, प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैक्ट में चैप्टर है लास्ट, उसमें प्रिंसिपल एजेंट के आपस में रिश्ते बताए गए हैं। एजेंट का काम होता है अपने स्किल प्रोवाइड करना, प्रिंसिपल का काम होता है कि प्रोड्यूस करना, जैसे फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, या पैसा लगाना। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर एजेंट की डेथ हो जाती है तो प्रिंसिपल क्या करेगा? वो तो कहेगा भाई मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके दो। लेकिन अब यहां पे प्रिंसिपल भी कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और प्रिंसिपल के अलावा कौन? रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, 2 शख्स ए में बताए गए हैं। इसके अलावा और ए में किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन किस सूरतों में ये दोनों नहीं कर सकते वो भी इसमें लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूं। वो ये चीजें हैं कि जब पर्सनल स्किल हो, क्या? जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक में भी पढ़ा है कि पेंटर कोई है, अगर मैं पेंटिंग करता हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं पेंटिंग करता हूं, मैं ऑथर हूं या मैं ड्राइवर हूं, तो इन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप कंपेल करेंगे मेरे घर वालों को कि जो सरसाद काम करता था वो आप काम करोगे, टीचिंग करोगे आप, या आप ड्राइविंग करोगे? ठीक है? नहीं, ये किसका है? ये मेरा अपना पर्सनल स्किल्स है, आर्ट है। क्लियर? ठीक है? तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल इंग्रेडिएंट क्या हो? पर्सनल स्किल्स पर, क्वालिटी पर जुड़ा हुआ हो। या मैंने मुआहिदे के वक्त कहा था, लिखा था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में करके गया था कि मेरी डेथ हुई या आपकी डेथ हुई तो दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद हम एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं टीस करेंगे। क्लियर? ये बात याद रखें। उसके बाद नंबर सी, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, अच्छा ये सारे एग्जाम्पल है, ये नोट्स मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये अगेंस्ट हुम कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, इसमें भी क्या बात की जा रही है? इन्फोर्स होंगे। किन लोगों के खिलाफ आप इन्फोर्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट? वो कौन से शख्स हैं जिनके खिलाफ आप जा सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उनको मजबूर कर सकते हैं? तो इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 27 है, याद रखिएगा। कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी। उसके अलावा नंबर 2, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। बाप के बाद किसका राइट? बेटे का। तो बाप ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ और बाप की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कौन करेगा? बेटा करेगा। बेटा करेगा ना। लेकिन बेटे के अलावा गुड फेथ में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है बाप से,
बाप क्या करता है, धोखा देके जाता है। बाप क्या करता है, पहले गुलाम अली को कहता है 5,000 में प्रॉपर्टी बेचता है, गुलाम अली से 5,000 ले लेता है। फिर बाद में क्या करता है, खादिम से 6,000 में खादिम को प्रॉपर्टी बेच देता है और खादिम को कब्जा भी दे देता है। अब इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में बेटे को तो हम मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में उस बंदे को मजबूर, खादिम को मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि खादिम वो बंदा है जिसने प्रॉपर्टी पोजीशन लिए 6,000 में लिए, क्योंकि खादिम को थोड़ी पता था कि पहले आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर खादिम को पता होता तो खादिम को भी मजबूर करते। खादिम हैड नो एनी नोटिस, खादिम को कोई मालूमात नहीं थी कि फादर जो डिसीज पर्सन है वो आपके साथ क्या मुआहिदा करके गया था। डोंट वरी, अगर आपको कोई जो चीज समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग चल रही है, घर पे जाके सुनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी, हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट कौन से इन्फोर्सेबल हो सकते हैं मैंने बता दिया, टॉपिक खत्म। कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्स हो ही नहीं सकते, स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते, सेक्शन 21, सबसे पहले सेक्शन 21 में आएंगे। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंपनसेशन इन मनी इज एन एडिक्वेट रिलीफ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मुनासिब हो के आप कंपनसेशन ले लो, आपका नुकसान नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनसेशन मुनासिब हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी आपको। नंबर 2, अ कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मिनट्स में हो, या जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पर्सनल स्किल्स हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी पेंटर, जैसे मैंने ड्राइवर की, कोच, बस वगैरह की एग्जांपल दी थी, समझ रहे हैं। या मेरे कोई पर्सनल स्किल्स हैं, पर्सनल सर्विस दे रहा हूं, जैसे मिसाल तो आपने मुझे अपॉइंट कर दिया है एज अ सर्वेंट, तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं ली जा सकती। मिनट्स का मतलब क्या है इसमें? इससे के मिनट्स का मतलब ये है कि इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो जो मिनट्स पे हो। मिनट्स पे मतलब इलेक्ट्रिशियन आया, सिंपल इलेक्ट्रिशियन आया, काम करके चला गया। या हमारे पास एग्जांपल बहुत अच्छा है, फहीम भाई हैदराबाद में स्टीनो है, वो मिनट्स पे ड्राफ्टिंग करते हैं, इतने मिनट्स में लगेंगे, इतने अलीरत खबर आतांगे, मिनट्स पे ड्राफ्टिंग करते हैं, इतने मिनट लगेंगे, इतना अमाउंट लूंगा मैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मिनट्स पे है, तो इससे किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसके बाद ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जिन कॉन्ट्रैक्ट द टर्म ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइंड विथ रीजनेबल सर्टेनिटी। कोर्ट क्या कर रही है, ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन है, जैसे मिसाल और मैं आपको कहता हूं आप मेरा काम करो, मैं आपको 10,000 दूंगा या 12,000 दूंगा, तो एक आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे यार वैसे मिलने तो 10 चाहिए थे लेकिन सर तो 12 दे रहे, तो खुश नहीं हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन होते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होती। क्यों? क्योंकि 10 या 12 एक अमाउंट बताएं, आई बात समझ में। तो सर्टेन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बिल्कुल वाज़ेह बात की गई हो वही इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, जिसमें कोई घुमा फिरा के एवेसिव बात की गई हो तो वो सर्टेन नहीं होता। उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर रिवोकेबल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम पार्टनर्स। हाँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी नेचर ही रिवोकेबल हो। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने कहां तक पहुंचे पार्टनरशिप एक्ट में, डेफिनेशंस में पहुंचे। चले, पार्टनरशिप एक्ट में एक रूल है कि पार्टनरशिप आप करते हो तो उसकी जिस वक्त एग्रीमेंट कर रहे हो डिसोल्यूशन का टाइम पीरियड लिखो। अगर आप डिसोल्यूशन का टाइम पीरियड नहीं लिख रहे तो कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम पे क्या कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, रिवोकेबल है। रिवोकेबल है ना, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे ली जाएगी। एक दूसरा पार्टनर कहता है कि भाई परफॉर्मेंस दो, ऐसे कैसे रिवोक कर रहे हो, वो बोले भाई ड्यूरेशन तो बताई नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्रीमेंट्स के मुताबिक पार्टीज ने कहा हो कि भाई किसी वक्त भी हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, तो उसकी नेचर रिवोकेबल होती है, किसी वक्त भी वो खत्म हो सकता है। या जैसे प्रिंसिपल और एजेंट, वो भी उसकी नेचर ऐसी है किसी वक्त भी वो खत्म कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसमें ये चीजें, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। हाँ, अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो कंपनसेट आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। उसके बाद ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्टीज ने किया हो,
इज डायरेक्टर अ ट्रस्टी? क्या डायरेक्टर ट्रस्टी है? बताएं, क्या डायरेक्टर ट्रस्टी है? मैंने कंपनी एक्ट में पढ़ाया था, डायरेक्टर इज नॉट अ ट्रस्टी बट हैविंग फिड्यूशियरी रिलेशन। ट्रस्टी नहीं है, लेकिन फिड्यूशियरी कैरेक्टर है उसका। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, डायरेक्टर जब भी कोई शेयर होल्डर्स के मुताबिक कोई भी फैसला करता है तो फिर जनरल मीटिंग बुलाता है। क्या बुलाता है? डायरेक्टर जनरल मीटिंग किस लिए? ताकि सैंक्शन ले सके, मंजूरी ले सके। जहां पे डायरेक्टर कोई मंजूरी नहीं ले पा रहा, मीटिंग नहीं करवाता, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? जनरल मीटिंग से सैंक्शन ही नहीं लिया। क्या नहीं लिया? सैंक्शन नहीं लिया, इस वजह से। उसके बाद a contract made by or on behalf of a corporation or public company created for special purposes। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी करे स्पेशल पर्पस, खास मकसद के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। स्पेशल पर्पस होता है, वो एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। उसके बाद कह रहा है व्हेन अ परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी। एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और गुलाम अली का, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि 3 साल से भी ज्यादा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा हो, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी वक्त भी आप क्या कर सकते हो? रिवोक कर, खत्म कर सकते हो। वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्लियर? 3 साल लंबा पीरियड होता है। एक बंदे ने 21 साल तक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। याद रखिएगा, जो कानून में जो मैं बता रहा हूं वो पत्थर पे लकीरें, जो भी आज जो मैं चीजें बता रहा हूं वो सारी चीजें कानून में लिखी हुई है, वही बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा। जैसे मेरा अपना एक ओपिनियन होता है, वो अपना ओपिनियन नहीं बता रहा, बुक में लिखा हुआ है। अब आपको रिसर्च करना है कि सर ने ये जो बात बोली, मेरा जो जमीर है इस पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, या मेरा दिमाग इस पर, दिल और दिमाग सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो घर जाके किताब उठाएं, जो मैंने बात की है मेरी रिकॉर्डिंग सुने और देखेंगे वो बात सही है या नहीं है। क्लियर? उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट of which a material part of the subject matter supposed by both parties to exist। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका मटेरियल पार्ट, जिसका सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट रखता हो, जिसका वजूद जो है वो एग्जिस्ट रखता हो, तो हैज बिफोर इट हैज मेड सीज टू एग्जिस्ट। मतलब इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, लेकिन आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम मुआहदा करते हैं, जो चीजें शुरू में तो हमें लगती हैं कि फ्यूचर में ऐसी होंगी, लेकिन उस सीधी ट्रैक पे वो चीजें नहीं जाती कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। क्या? हम दोनों का मकसद एक निकला कि ये काम करना है, लेकिन वो काम हो ना सका, तो पार्टीज ने सोचा, एक पार्टी ने कहा कि भाई हमारा इंटेंशन था ये काम करने का, लेकिन ये इंटेंशन हमारा पूरा नहीं हो सका, तो काइंडली अब तो रिवोक करें ना, इंटेंशन तो हमारा ये था, पढ़ा है ना क्यूटी में मैगजीन। तो फिर उस सूरत में वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को करवा सकती है, उस पार्टी के खिलाफ वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। किन के खिलाफ हम कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकते? वो कौन से शख्स हैं जिनके खिलाफ हम कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते? नंबर 1, हु कुड नॉट रिकवर कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। अच्छा एक मिनट, फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स पर्सनल बार्स। अच्छा, इसमें दूसरी बात कर रहा है, इसमें ये कह रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो जिन पर जाती बार हैं, मतलब जिनको मना किया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। क्लियर? वो कौन से? फॉर होम। तो इसमें कह रहा है हु कुड नॉट रिकवर कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। अगर मैं, जज मुझे कहता है कि मैं कंपनसेशन लेने का एंटाइटल नहीं हूं, मुझे कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए, तो जहां पे जज कह रहा है कि मुझे कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए, तो वहां पे परफॉर्मेंस कहां से देगा? मैं हकदार ही नहीं हूं, कंपनसेशन का हकदार नहीं हूं, तो परफॉर्मेंस कहां से मिलेगी? समझने की बात है। उसके बाद A in the character of agent of B enters into agreement with C to buy C's house. A is in really acting not as agent। मैं झूठ बोलता हूं कि मैं जो हूं गुलाम अली का एजेंट हूं, गुलाम अली इज माय प्रिंसिपल, लेकिन ये मेरा प्रिंसिपल है ही नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं शेरियार के साथ, तो ये क्या है? ये फ्रॉड है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं क्या मैं इन्फोर्स कर सकता हूं?
मैं नहीं कर सकता एनफोर्स, ठीक है, क्योंकि मैं खुद गलत हूं। तो इस टॉपिक में वो लोग हैं जो खुद ही गलत हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद who has become incapable of performing or violates any essential term, कंडीशन प्रेसिडेंट एग्रीमेंट से पहले जो आपने कंडीशन रखी है, या कंडीशन सब्सिक्यूट, एग्रीमेंट से पहले आपने कंडीशन रखी है लेकिन फुलफिल फ्यूचर में होनी है। तो इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो अगर आप कंडीशन ब्रीच करते हैं, आपने कंडीशन ब्रीच की और कल को आप परफॉर्मेंस के लिए गए, तो कंडीशन किसने ब्रीच की? आपने। तो क्या आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं? आ रही है बात समझ में? यस, वेरी ठीक है, कम विथ क्लीन हैंड्स। उसके बाद है हु हैज ऑलरेडी चूजन हिज रेमेडी, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक सेक्शन 17(3) के तहत कंपनसेशन ले लिए, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेंगे आप? नहीं लेंगे। उसके बाद हु प्रीवियसली टू द कॉन्ट्रैक्ट हैड नोटिस दैट अ सेटलमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर देयर ऑफ, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही कोई आपने सेटलमेंट कर ली थी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उसमें बातचीत हो गई थी, उसके बाद उस टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। कोर्ट देखती ही एग्रीमेंट को है, किसको? यस। उसके बाद सेक्शन 26 नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। देखें 26 में आपको कंक्लूजन में बता देता हूं, 26 में यह बात की गई है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको वेरिएशन के बगैर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। हाँ, अगर वेरिएट हो रहे हैं तो ले सकते हैं परफॉर्मेंस। वेरिएट का मतलब है चेंजिंग, ठीक है, अल्टर करें कॉन्ट्रैक्ट को। तो वेरिएशन, अब लेट सपोज हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो वाइटेबल हो, जिसमें फ्रॉड हो, जिसमें म्यूचुअल मिस्टेक हो, जिसमें आपने मिसरिप्रेजेंटेशन की हो, पार्टी का एक इंटेंशन, पार्टी चाहती थी मुझे सागवान की लकड़ी चाहिए और आपने उसे कोई बहुत लो क्वालिटी की लकड़ी दे दी, तो फिर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। पार्टी आपसे लकड़ी लेगी लेकिन सागवान की लेगी, ना कि लो क्वालिटी की लकड़ी लेगी आपसे। पार्टी इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन पार्टी जो सोच रही थी, जो आपने फ्रॉड किया है, पहले उसको क्लीन करो, पहले क्लीन होके फिर आओ। आ रही हो समझ में? क्लीन होके फिर आओ। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने एक ही उसमें बता दी आपको। अगेंस्ट हुम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली, अब इसमें वो बात है कि किन के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। व्हाट पार्टीज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म फॉलोइंग आर द क्लासेस, 3 किस्म की क्लासेस बताई गई हैं कि 3 किस्म की क्लासेस में नहीं हो सकता। मतलब इन लोगों को, 3 किस्म के लोगों को हम मजबूर नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस दो, ठीक है। इफ कंसिडरेशन टू बी रिसीव बाय हिम इज सो ग्रोसली इनएडिक्वेट, एक बंदे ने आपसे एग्रीमेंट किया और पैसे बिल्कुल ना होने के बराबर लिए, कंसिडरेशन बिल्कुल ना होने के बराबर ली, फ्रेंडशिप में काम किया, तो फिर अगर वो आधा काम करके जाता है, पूरे काम के लिए परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, पहले उसे पूरी आप एडिक्वेट कंसिडरेशन दो। वो बोलेगा एक तो फ्री में काम करा, ना होने के बराबर पैसे लिए, ऊपर से बोल रहा है कि परफॉर्मेंस दो, पहले मुझे पैसे दे फिर मैं दूंगा परफॉर्मेंस। क्लियर? उसके बाद इफ हिज असेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, मुझसे रजामंदी आप लोगों ने दी गलत बयानी करके, ठीक है, सर आए हमें पढ़ाएं, ऐसी वैसी लगी पड़ी है, समझ रहे हैं? तो इससे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? आपने गलत बयानी की ना भाई। इफ हिज असेंट वाज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आपने कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दी कॉन्ट्रैक्ट एक के मुताबिक, तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्यों? आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की है। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चैप्टर खत्म, 1-2 सेक्शन बीच में रहते हैं, वो उसका फिर अलग से पार्ट है, उसका अलग से पार्ट है, उसको अलग से इन डिटेल समझाना है आपको। तो अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की रेक्टिफिकेशन पे। किस पे? सेक्शन 31 से लेकर 34 में रेक्टिफिकेशन डिफाइन है। कह रहा है कि when fraud and mutual mistake of the party contract does not truly express their intention, either party and his representative in interest may institute a suit, court in its discretion rectify the instrument। फ्रॉड हो, म्यूचुअल मिस्टेक हो, कॉन्ट्रैक्ट आपकी मर्जी है। अब यहां पे क्या है? यहां पे डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है? रेक्टिफाई हो रहा है, दुरुस्त हो रहा है। एक डॉक्यूमेंट है, एग्जाम्पल दूं, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह लिखा हुआ है मैंने आपको लोन दिया, ठीक है, ठीक है। अब आपको मुझे रिटर्न करना है। आपको क्या करना है? मैंने आपको 800 रुपए लोन दिया और आपको मुझे 1000 करके देने हैं। कितने? लेकिन वहां पे लफ्ज
ईच जो है ईच, वहां पे ये ईच का लफ्ज लग गया कि हर एक को अलग अलग 1000 देने पड़ेंगे। मतलब मैंने 800 दिया, आप कितने दोगे? 4000। तो इस चीज को आप क्या करवाओगे? रेक्टिफाई करवाओगे, दुरुस्त करवाओगे। क्या करवाओगे? सही करवाओगे। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आप सही करवा सकते हो सकता है अगला बंदा फिर। उसके बाद अच्छा, इसमें फिर पार्टीज की इंटेंशन देखी जाएगी। ठीक है, इक्विटी लुक्स इंटेंशन नोट टू फॉर्म। डॉक्यूमेंट कभी भी कोई भी एग्रीमेंट करें, डॉक्यूमेंट नहीं देखना, इंटेंशन देखनी है। क्या देखनी है? अगर फ्यूचर में आप इंशाल्लाह बनेंगे जज। ठीक है, उसके बाद अच्छा सेक्शन 33 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें बात की गई है रेक्टिफिकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में। रेक्टिफिकेशन जो भी होगी इक्विटी के मुताबिक होगी, इक्विटी के मुताबिक होगी, मतलब उसमें नेचुरल जस्टिस वगैरह हर चीज का होना जरूरी है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन की जाए जिससे किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो रहा हो तो वो रेक्टिफिकेशन वो नहीं की जाएगी। स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ रेक्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट, इट डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेसिशन। अब आते हैं रेसिशन में। किसमें? रेसिशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइडेबल होता है। आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप अगली पार्टी की गलती है, अगली पार्टी ने मिसरिप्रेजेंटेशन की आपके साथ, तो इन सब सूरतों में यू हैव ऑप्शन टू डिक्लेयर अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एंड यू हैव सैंक्शनल राइट टू अप्रोच द कोर्ट। आपके पास सैंक्शनल राइट है कि कोर्ट में अप्रोच करने के लिए, है नहीं है? तो आप नहीं जाते, आप कहते हो चलो कोई मसला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करते हो, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करार दो कि चलो कॉन्ट्रैक्ट को रहने दो। लेकिन अगर आपको कोई इश्यू है तो कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइड करवा सकते हो। रिसाइड का मतलब है खत्म करवा सकते हो, कानूनी तरीके से आप क्या करोगे? खत्म करवाओगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई गई है सेक्शन 37 में। देखें, हम प्लेंट किस ऑर्डर सीपीसी के तहत बनाते हैं? सीपीसी के किस ऑर्डर के तहत प्लेंट बनाते हैं? सर प्लेंट हम बनाते हैं ऑर्डर 6 and 7। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग है तरीकेकार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्लेंट में जब हम प्रेयर में हम क्या रिलीफ मांगते हैं, तो उस प्रेयर में हम अल्टरनेटिव रिलीफ भी मांग सकते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता तो काइंडली अल्टरनेटिव रिलीफ में हमें कंपनसेशन ही दे दें। समझ रहे हैं ना? तो ये रिलीफ में मांगना जरूरी है कि कंपनसेशन ही दे दें। क्लियर? आई बात समझ में? उसके बाद हम कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब थोड़ा सा फर्क आपको बताऊं, इंस्ट्रूमेंट तब कैंसिल होते हैं जब एक इंस्ट्रूमेंट काम का ही नहीं है आपके, लेकिन अगर आपने कैंसिल नहीं करवाया तो फ्यूचर में उसका कोई गलत फायदा उठा सकता है। तो डॉक्यूमेंट कैंसिल होते हैं इस बिना पर। लास्ट क्लास में भी अच्छी तरीके से इन डिटेल समझाया था। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट इस बिना पे क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें पार्टीज का राइट होता है। क्या होता है? तो फिर जो पार्ट कैंसिल होना हो वो आप कोर्ट से कैंसिल करवाएंगे, बाकी जो पार्ट होगा वो कैंसिल नहीं होगा। पार्शियली जो है कैंसिल कोर्ट कर सकती है अपने तरीके से। आ रही बात समझ में? तो ऐसा भी होता है। उसके बाद when a written instrument is void and voidable, the contract may in its discretion of a judge, ये भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है। A, the owner of a ship by fraudulently representing her to be seaworthy induces B, an underwriter to insurer, B may obtain the cancellation of policy। उसके बाद सेक्शन 14 उसमें बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंट पार्शियली कैंसिल्ड व्हेन, यही जो मैंने चीज बताई। सेक्शन 41 द कोर्ट में रिक्वायरिंग द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू मेक एनी कंपनसेशन टू द अदर विद जस्टिस में रिक्वायर। उसके बाद ये बात की गई है कि कोर्ट रिक्वायर कर सकती है किसी भी पार्टी को जिसको रिलीफ ग्रांट करना हो या जिसको कंपनसेशन देनी हो। अच्छा, इसमें कोर्ट ये भी देखेगी कि इक्विटी को देखेगी कि कंपनसेशन देनी चाहिए या रिलीफ देना चाहिए अगर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जैसे मिसाल, तो डॉक्यूमेंट कैंसिल आपको करवाने हैं पर उस डॉक्यूमेंट किसी का राइट है तो उसको राइट तो देना है ना, तो ये चीज का कोर्ट देखेगी। उसके बाद अब मैंने जो नोट्स बनाए ना वो इनकम्प्लीट आए हैं पीडीएफ में, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। नोट्स तो और मजीद और ज्यादा बड़े बनाए हैं, समझ रहे हैं, ज्यादा कुछ मवाद उसमें मटेरियल लिखा है मैंने, लेकिन अब वो आई थिंक मेरे घर में कंप्यूटर में होगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों को हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी। ठीक है, ये प्रीशियस नोट्स हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसमें हर चीज है। आप जुडिशरी के स्क्रीनिंग देंगे,
उसमें भी ये नोट्स आपको काम आएंगे, और कोई रिटन टेस्ट देंगे उसमें भी काम आएंगे। ये पूरा जो है क्रैश कोर्स है। अब रोज जो क्लासेस होंगी इस तरीके से होंगी, फिंगर टिप्स पर क्लासेस होंगी, और रोज एक सब्जेक्ट हम खत्म करेंगे, फिर उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। हर सब्जेक्ट की 2 क्लासेस होंगी। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, सबको मिलेंगे। आप रेगुलर नहीं है क्या? ना मंथ लाए हो तो आप रेगुलर है, डोंट वरी। उसके बाद अच्छा ये याद रखिएगा, डिक्लेरेटरी डिक्रीज और एग्जीक्यूटरी डिक्री दोनों में क्या फर्क है। अगर आपका राइट है तो 42 में सूट फॉर डिक्लेरेशन में जाएंगे। एक प्रॉपर्टी जो आपके पास है ही नहीं तो उसके लिए डिक्लेरेशन का सूट नहीं है, उसके लिए आप जाओगे सूट फाइल करोगे, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी। समझ रहे हैं? एक प्रॉपर्टी की पोजीशन आपके नाम पे है तो उसको सिर्फ आपको राइट ही डिक्लेयर करवाना है बस। सर्टिफिकेट में नाम गलत आ गया, होता है ना, ये खास तौर से होता है। मैट्रिक में 9th की क्लास में फॉर्म भेज दिया, अबू का नाम, डेट ऑफ बर्थ या मेरा नाम गलत चला गया। फिर उसके बाद जब 18 साल के हुए, मैं 9th क्लास में हम 15-16 के होते हैं, एनआईसी जब बना तो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक नाम तो ये भाई, पता नहीं था अबू का ये नाम है, बाद में पता चला। तो इस सूरत में क्या होगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन में सेक्शन 42 में हम जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसमें एक और चीज बताई गई है सेक्शन 42 में, बार टू सच डिक्लेरेशन 42 में ही बताई गई है, पेज नंबर 157। कोई पढ़े? शीना आप पढ़े। चलो मैं बता देता हूँ। Provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief। अगर आपके पास कोई और फर्दर रिलीफ है तो आप डिक्लेरेशन का सूट फाइल नहीं करेंगे। 42 तो आप किस में नहीं जाएंगे? डिक्लेरेशन में नहीं जाएंगे अगर आपके पास कोई फर्दर रिलीफ है तो, ठीक है। उसके बाद रिसीवर अपॉइंट होता है सेक्शन 44, याद रखिएगा, ठीक है। रिसीवर अपॉइंट होता है, वो मैं बता चुका हूं रिसीवर कौन है। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब आते हैं, 45 से 51 पब्लिक ड्यूटीज हैं, वो नहीं है। हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन थी, हाई कोर्ट में केस करते थे हम पब्लिक ड्यूटीज के रिलेटेड, लेकिन अब वो ओमिट हो चुका है, अब पढ़ने का फायदा नहीं है। प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड? प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे ग्रांट होगा? प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बाय इंजेक्शन, टेम्पररी और परपेचुअल। सेक्शन 52 में ये कहा गया है 3 तरीकों से प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट होता है, मतलब इंजेक्शन मिलती है पार्टी को कि ये काम मत करो, यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू डू दिस, क्लियर। तो सेक्शन 53 में टेम्पररी इंजेक्शन, परपेचुअल दोनों बताए गए हैं। 53 टेम्पररी और परपेचुअल दोनों बताए गए हैं। टेम्पररी इंजेक्शन जब केस एक चल रहा हो और मैटर सब्जुटाइज है तो कोर्ट को क्या करना हो, इंजेक्शन देनी हो, मना करना हो किसी पार्टी को कि ये काम मत करना। मुख्तियार को मना कर देता है, स्टे देता है कि भाई सेल्फ सर्टिफिकेट नहीं देना अगली पार्टी को। बेटर लिस्पेंडेंस में डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, पेंडिंग लिटिगेशन नो न्यू थिंग टू बी इंट्रोड्यूस, वही चीज। तो इसमें ये वाला टेम्पररी इंजेक्शन आर सच, वो कंटिन्यू कब तक रहेंगे? जब तक कोर्ट का फर्दर ऑर्डर नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, टेम्पररी अगर आप कोर्ट से स्टे ले रहे हो तो उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होती, जब तक फर्दर कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तब तक वो स्टे हो जाता है। परमानेंट में क्या होता है? परमानेंट, अच्छा परमानेंट में क्वालिटी, परमानेंट इंजेक्शन मतलब डिग्री के साथ ही आती है परमानेंट, किसमें? लेकिन मेरिट पर होता है। क्या होता है? मतलब मेरिट पे होता है, दोनों पार्टीज का होना लाजमी है। जब दोनों पार्टीज होंगी तभी परमानेंट इंजेक्शन आएगा, मेरिट पे आएगा। एक्स पार्टी डिग्री में परमानेंट इंजेक्शन नहीं आता, क्लियर। ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए। उसके बाद फिर सेक्शन 54 में दोबारा बताया गया है कि परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में। मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होता है? ताकीदी। जब पार्टीज आपस में लड़ रही हो तो कोर्ट ताकीद करती है, परमानेंट इंजेक्शन दे देगी कि ये काम नहीं करना, और फ्यूचर के लिए भी ताकीद करेगी। ऐसा कोई इंजेक्शन जिसमें फ्यूचर के लिए अलग से ताकीद की जाए, जैसे मिसाल तो एक बंदा इंक्रोच कर रहा है प्रॉपर्टी, पहले से ही गली इतनी नेरो है, इंक्रोच कर रहा है,
तो इंक्रोच का मतलब ये नहीं होता कि इंक्रोचमेंट थली वगैरह जो है तोड़ना, ब्रेक करना। इंक्रोचमेंट का मतलब ये भी होता है कि प्रॉपर्टी को इनहेंस करना, बढ़ाना, ठीक है, एक्सटेंशन बढ़ाना प्रॉपर्टी की। तो अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो फिर कोर्ट उसको परमानेंट इंजेक्शन देगी। भाई ये इलीगल है, ये नहीं कर सकते आप। पहले से गली नेरो ऊपर और नेरो करना चाहते हो आप, और उसके अलावा फ्यूचर के लिए भी मैंडेटरी इंजेक्शन देगी कि कभी भी नहीं करना ये काम। क्लियर? ताकीद करेगी मतलब। उसके बाद सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 57, लास्ट सेक्शन है। उसमें ये बात की गई है इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। नेगेटिव एग्रीमेंट क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। गुडविल, लॉ ऑफ टोर्ट में मैंने आपको पढ़ाया है गुडविल। गुडविल माने साख। एग्जाम्पल दी थी हाजी रबड़ी आले की। हाजी रबड़ी आले की जो वाइफ थी, पहले हाजी रबड़ी आला दूध बेचता था, और फिर जब हाजी रबड़ी आले का दूध जो है वो बस्ट हो गया, तो उसने बोला यार इसमें सामान वगैरह इंग्रेडिएंट डाल के इसमें रबड़ी बना देते हैं, तो रबड़ी मशहूर हो गई। अब वो हाजी रबड़ी वाले जैसी रबड़ी कोई भी नहीं बना पाता, फार्मूला बन गया एक, ठीक है। अब इस सूरत में हाजी रबड़ी वाला गुडविल है ना, अगर मैं हाजी रबड़ी वाले से वो फार्मूला लेता हूं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो उसके बाद हाजी रबड़ी वाला हाजी रबड़ी नहीं बेचेगा। क्लियर? या लेट सपोज शेरिया लेता है तो फिर शेरिया रबड़ी वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, वैसे शेरिया रबड़ी वाला भी है। यस, बनी गोली, ठीक है। उसके बाद चले तो आगे तो हाजी रबड़ी वाला जो है, उस सूरत में हाजी रबड़ी वाले ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपने गुडविल सेल करता हूं शेरियार को या मुझे, तो उस सूरत में हाजी रबड़ी वाला क्या खुद रबड़ी वो बना सकता है? नहीं बना सकता। अरे बॉम्बे बेकरी मैंने खरीद ली, केक जो होगा वो फार्मूला मैं ही बना सकता हूं और कोई नहीं बना सकता। ऐसे फिर अगर ऐसा होता तो कितने लोग बॉम्बे बेकरी खोल के बैठ जाते। समझ रहे हैं? तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं हम, ये जो सेक्शन 57 में नेगेटिव एग्रीमेंट्स की बात की गई है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका खत्म है। एक और क्लास होगी मंडे को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जो आज कमी पेशी रह गई वो पूरी हो जाएगी मंडे को, और कल हम पढ़ेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। और काइंडली फीस जमा करवा दें सब, ठीक है। अल्लाह मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे। यस, थोड़ा अच्छा इनके सेव करें।